वाहे गुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान की राजनीति की केवल मानी जानी शख्सियत ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी कद्दावर शख्सियत और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रकाश सिंह जी बादल, और जिन्हें हम, आप और सारा हिंदुस्तान अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई जी मोदी और पंजाब के उप मुख्यमंत्री, और पंजाब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नौजवानों की दिल की धड़कन ऐसे सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, और हमारे देश के कद्दावर नेता हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल जी शर्मा, पंजाब के कद्दावर नेता श्री सुखदेव सिंह जी ढींढसा, और पार्लियामेंट में पंजाब की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आवाज को बुलंद करने वाली ऐसी श्रीमती हरसिमरत कौर जी, श्री बलविंदर सिंह जी भुंडर, श्री रंजीत सिंह जी ब्रह्मपुरा, और श्री बलराम दास जी टंडन, श्री चुन्नी लाल जी भगत, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, पंजाब में विगत 10-15 वर्षों से लगातार मैं आ रहा हूं। कई सार्वजनिक सभाओं को मैंने संबोधित किया है, लेकिन यही बादल साहब से मैं कह रहा था, पंजाब की धरती पर इतना बड़ा जन समूह मैंने अपनी आंखों के सामने कभी नहीं देखा था जैसा बड़ा जन समूह आज यहां देख रहा हूं। मैं कह सकता हूं कि आज इस पंजाब की धरती पर मैं यह कोई जन समूह नहीं देख रहा हूं, बल्कि आज इस पंजाब की धरती पर मैं जन समुद्र अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह पंजाब की धरती पंज प्यारों की धरती है। यह पंजाब की धरती पसीना बहाने वाले किसानों की धरती है। पंजाब की धरती यह बलिदानियों की धरती है। यह देश की आन बान शान पर दुनिया की यदि किसी ताकत ने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो सबसे पहले यदि हिंदुस्तान के किसी राज्य की जनता ने यदि पहल की है तो हमारे पंजाब राज्य की जनता ने पहल की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह पंजाब, यहां की यह धरती सचमुच यह शहादत की धरती है। कामागाटा मारू से लेकर शहीद भगत सिंह तक ऐसे बलिदानियों की एक लंबी परंपरा रही है यह पंजाब में। पंजाब भी नहीं, हिंदुस्तान की धर्म और संस्कृति के ऊपर भी जब कभी कोई आंच आई है तो हमारे गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने जिस प्रकार से उसका मुकाबला किया है और जिस प्रकार से भारत की धर्म और संस्कृति पर आक्रमण करने वालों की चुनौती को स्वीकार कर उन्हें परास्त किया है, उसी कारण से आज तक हमारे भारत की यह धर्म और संस्कृति पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन आज यदि मैं पंजाब की धरती पर यहां खड़ा हूं तो बहनों भाइयों, मुझे सरदार भगत सिंह जैसे वैसे बहुत सारे बलिदानी हुए हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह की याद आती है। सरदार भगत सिंह के संबंध में आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, मुझे बहुत विस्तार में जाकर कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, जब वहां की किताबों में, वहां के इतिहास में हमारे सरदार भगत सिंह के बारे में जब टेररिस्ट कहा जाता है, टेररिस्ट लिखा जाता है, तो हमारे दिल पर एक गहरी चोट पहुंचती है। और आज इस पंजाब की धरती पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते
मैं यह कहकर जा रहा हूं बहनों भाइयों, आप लोगों ने यदि इस हिंदुस्तान की जनता के प्यारे ऐसे भाई नरेंद्र भाई मोदी को यदि भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, तो संसद से हमें प्रस्ताव पारित कराने की जरूरत हुई तो संसद से हम प्रस्ताव पारित कराएंगे और हम इंग्लैंड के ऊपर यह दबाव बनाएंगे कि वहां के किताबों में सरदार भगत सिंह को जो टेररिस्ट लिखा गया है उसे बाहर किया जाना चाहिए, और यदि लिखना ही है तो आजादी की लड़ाई लड़ने में बलिदान देने वाले एक ऐसे शहीद के रूप में सरदार भगत सिंह के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जैसा नेतृत्व मिला है। शालीनता, कर्मठता और विनम्रता के मामले में जिनकी कोई मिसाल नहीं है। जब यह पंजाब पूरी तरह से अशांत था तो उस समय लोग यह मानकर चलते थे कि पंजाब पहले जैसा एक डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था, शायद वैसा पंजाब डेवलप्ड स्टेट नहीं बन पाएगा। लेकिन इसको डेवलप्ड स्टेट बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने किया है। अभी यहां पर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल चर्चा कर रहे थे, वह कह रहे थे कि यह कैसे एक सरप्लस पावर स्टेट पंजाब बन गया है और पंजाब पावर के मामले में ऐसी स्थिति में पहुंचने जा रहा है कि केवल पंजाब के लोगों की ही बिजली की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा, बल्कि हिंदुस्तान के जिन राज्यों में रहने वाले लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही होगी उनको बिजली मुहैया कराने का काम भी यह पंजाब करेगा। ऐसे हालात यहां पैदा करने का काम यदि किसी ने किया है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल ने किया है। मुझे याद है पिछले साल ही दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड यदि किसी राज्य को हिंदुस्तान में प्राप्त हुआ है तो सरदार प्रकाश सिंह जी बादल के राज्य पंजाब को ही यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। कृषि के क्षेत्र में जो आपने प्रगति की है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और बहनों भाइयों, आपको मैं यह भी जानकारी देना चाहता हूं, आज जिस नरेंद्र भाई मोदी का भाषण सुनने के लिए आप सब लोग यहां पर मौजूद हैं, नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। यदि एनडीए के किसी एलआई ने, किसी नेता ने सबसे पहले यह यदि सिफारिश की थी तो इसी पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल थे, जिन्होंने मुझसे कहा था कि नरेंद्र भाई को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया जाना चाहिए। अभी हाल में ही इस बात की चिंता करते हुए कि पंजाब का इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, लगभग 65,000 करोड़ से अधिक का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाकर करने का काम किया है। तो हमारे आदरणीय सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो यहां पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगुवाई कर रहे हैं उनके नेतृत्व में हुआ है। इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं सरदार सुखबीर सिंह जी बादल को, जिन्होंने इस काम को पूरा कराने में अथक परिश्रम किया है। मैं यह मानता हूं कृषि क्षेत्र में ही पंजाब इस हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य नहीं रहेगा, बल्कि औद्योगिक मामलों में भी कुछ ही वर्षों के अंदर हमारा यह पंजाब हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा हो जाएगा। मुझे मेरे पंजाब के बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 60 का वह दशक, 60 से 70 के बीच में जब हिंदुस्तान भूखमरी के दौर से गुजर रहा था तो आप ही किसान बहनों भाइयों ने अपने जिस्म का पसीना बहाकर इतना अनाज इस पंजाब की धरती पर पैदा किया कि जिसके परिणाम इस हिंदुस्तान की भूखमरी की चुनौती हम भारत ने स्वीकार की
और उस पर हम लोगों ने विजय प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की। यह श्रेय यदि आपको जाता है, किसी को जाता है, तो आपको जाता है। और इतना ही नहीं, जब मैं देखता हूं किसान, सचमुच यह एक ऐसा पेशा है जिसमें कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी लगी हुई है। कोई एक पेशा जिसमें 65% से यदि आबादी किसी एक पेशे में लगी है तो आप किसान बहनों भाइयों की वह आबादी है। लेकिन किसानों की जिस प्रकार से उपेक्षा इस 67 वर्षों के इस आजादी के काल में 55 वर्षों तक अखंड हुकूमत करने के बावजूद कांग्रेस ने की है, वही कारण है कि आज भी हमारा भारत दुनिया के गरीब देशों में गिना जाता है। दुनिया के विकसित देशों की कतार में आज तक हमारा यह भारत खड़ा नहीं हो पाया है। मैं यह मानकर चलता हूं कि सचमुच जिस दिन हिंदुस्तान का किसान खुशहाल हो जाएगा, उस दिन हमारा सारा का सारा हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। हिंदुस्तान के किसान की जेब में पैसा हो जाएगा तो अपने आप व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी, मास्टर की मास्टरी चलने लगेगी, वकील की वकालत चलने लगेगी और सारा का सारा हिंदुस्तान चलने लगेगा। लेकिन बहनों भाइयों, हरित क्रांति का दौर प्रारंभ हुआ था। पंजाब के किसानों ने भी अधिक अनाज पैदा करने की दौड़ में अपने को भी लाकर खड़ा कर दिया। यहां पर हमने नए नए प्रकार के बीजों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यहां पर आपने रासायनिक खादों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। परिणाम यह हुआ कि आज पंजाब के किसानों के खेत की जमीन की उत्पादकता दिनों दिन कम होती जा रही है और साथ ही साथ ग्राउंड वाटर का लेवल भी निरंतर यह नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बादल साहब कि आपका यह प्रयास रहा है कि आज पंजाब में लगभग 13 लाख से अधिक ट्यूबवेल चल रहे हैं और ट्यूबवेल जिन किसानों का है उनके बिजली की दर को आपने पूरी तरह से माफ किया है। इतना ही नहीं, आपने पंजाब के किसानों को की जो भूमि है खेती की 98% तक सिंचाई की मुकम्मल व्यवस्था कराई है। लेकिन आज हमारा किसान जो ट्यूबवेल चलाता है, पानी का स्तर नीचे चले जाने के कारण उसे अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। पंजाब की सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमें इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए कुछ धन मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने वह धन मुहैया नहीं कराया। लेकिन यकीन करना बहनों भाइयों, यदि नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यह जो भू का जल स्तर, जमीन के नीचे पानी का स्तर जो नीचे गिरता जा रहा है, इस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे और जितने भी धन की आवश्यकता होगी हमारी केंद्र की सरकार पंजाब को वह धन मुहैया कराएगी। यह आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, आज किसानों की हालत को जब मैं देखता हूं तो सचमुच मुझे बेहद तकलीफ होती है, क्योंकि मैं भी किसान परिवार की मां की कोख से ही पैदा हुआ हूं। किसानों के दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूं। आज आप जो अनाज पैदा करते हैं, अनाज की जो आपको उचित कीमत मिलनी चाहिए थी, वह आपको उचित कीमत नहीं मिल पाती। आप जो भी अनाज पैदा करते हैं उसकी जो खरीद भारत सरकार के द्वारा धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए राज्य सरकार को उसकी खरीद करने के लिए, वह भारत सरकार के द्वारा धन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। इसलिए चाहते हुए भी कोई सरकार पूरा का पूरा आपका अनाज न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, उस पर खरीद नहीं पाती है। लेकिन हम लोगों ने एक योजना बनाई है। भारत सरकार का कृषि मंत्री रहते हुए मैंने वह एक फार्मूला बनाया था। उस फार्मूले का नाम है फार्मर्स इनकम इंश्योरेंस स्कीम, यानी किसानों के लिए कृषि आमदनी बीमा योजना। और यह आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यह ऐसी योजना है कि भारत सरकार के वित्त मंत्री ने 2004 में बजट पेश करते हुए
इस योजना की तारीफ की थी और यह कहा था कि हमारी कांग्रेस की सरकार भी कुछ संशोधनों के साथ इसे लागू करेगी। लेकिन किसानों के प्रति यह सरकार कितनी असंवेदनशील है कि उसने उस प्रस्ताव को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। लेकिन हमारी सरकार आएगी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे बहनों भाइयों, तो इस योजना को हम लागू करेंगे। खेत की बुआई के पहले आपके खेत की न्यूनतम आमदनी सरकार के द्वारा तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उतने खेत में नहीं हुई तो उसके लिए हमारा किसान जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी। एक ऐसा यह एक फार्मूला है। और इतना ही नहीं, मैं तो यह मानता हूं कि जैसे रेल का बजट अलग से पेश किया जाता है, वैसे ही हिंदुस्तान का एक पैसा कृषि का, खेती का है, जिसमें कि सबसे बड़ी आबादी इस हिंदुस्तान की लगी हुई है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। इसलिए सचमुच इस कृषि का एक अलग से बजट पेश किया जाना चाहिए, जैसे रेल का बजट पेश किया जाता है। आज चले जाइए, देखिए, टीवी खोलिए, आपको तरह तरह के चैनल्स, हजारों चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। समाचार के चैनल्स, गाने बजाने के चैनल, आपको मनोरंजन के चैनल, 50,000 प्रकार के चैनल्स मिलेंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में जहां पर सबसे बड़ी आबादी किसानों की है, उनके प्रशिक्षण के लिए, उनके जानकारी के लिए जो एक चैनल अलग से होना चाहिए टेलीविजन का, आज तक वह चैनल नहीं है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के भारत का प्रधानमंत्री रहते हुए उसी समय भारत सरकार में मैंने कृषि मंत्री था और मैंने वह योजना प्रारंभ कर दी थी। 3 महीने तक वह योजना चली, लेकिन सरकार बदल जाने के बाद वह योजना समाप्त हो गई। हमने किसानों के लिए एक अलग से एग्रीकल्चर चैनल प्रारंभ किया था और हमारी सरकार आएगी तो किसानों के लिए एक अलग टेलीविजन का चैनल प्रारंभ किया जाएगा, ताकि अलग से खेती बाड़ी के संबंध में उन्हें ठीक तरीके से अच्छी जानकारी मिल सके। मैं यह भी महसूस करता हूं, आप यदि ट्रैक्टर खरीदते हैं खेती बाड़ी के लिए, कोई आप कोई मशीन लेते हैं, आप पंप सेट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसके लिए बैंकों से आपको कर्ज लेना पड़ता है। और बैंकों से जब आप कर्ज लेते हैं तो आपके पास जितनी जमीन होती है, सारी की सारी जमीन आपको बैंक को मॉर्टगेज कर देनी पड़ती है। लेकिन हमारा यह मानना है कि बहनों भाइयों, किसानों को कर्ज लेने पर अपनी सारी की सारी जमीन बैंक को मॉर्टगेज करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि किसान बैंकों से जितना कर्ज लेता है उसी अनुपात में ही उतनी ही कीमत की केवल जमीन बैंक को मॉर्टगेज की जानी चाहिए, उससे ज्यादा जमीन मॉर्टगेज नहीं की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि हमारी एनडीए की सरकार यहां पर आएगी। बहनों भाइयों, इस देश का विकास हम इस सच्चाई को समझते हैं, किसानों के विकास से ही संभव है। इसलिए किसानों के लिए अधिकतम जो कुछ भी हो सकता है यह हमारी सरकार करेगी, हम आपको यह यकीन दिलाना चाहते हैं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, बताने की जरूरत नहीं है। जब जब कांग्रेस आई है इस देश में महंगाई बढ़ी है। 10 वर्षों से फिर से कांग्रेस यहां आई है, महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। लेकिन आप लोगों ने वह भी 6 वर्षों का समय देखा है, जब भारत के प्रधानमंत्री भारत माता के सपूत अटल बिहारी वाजपेयी थे। 6 वर्षों तक, जब तक अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, एक दिन भी उन्होंने महंगाई को बढ़ने नहीं दिया था। हिंदुस्तान की वह ऐसी सरकार है, अकेली वह सरकार है केंद्र की, कि 6 वर्षों तक राज्य करने के बाद भी भले ही हमारा विरोधी दल का कोई नेता क्यों न रहा हो, कोई मां का लाल उंगली उठाकर यह आरोप लगाने की हिम्मत नहीं कर सका कि हमारे सरकार के किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का कभी आरोप लगा हो। जब से यह कांग्रेस की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। जल थल नभ
तीनों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। वैसे जब जब कांग्रेस की हुकूमत रही है बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार पैदा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाने का काम इस हिंदुस्तान में लंबे समय तक हुकूमत करने वाली इस कांग्रेस ने किया है। आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा, आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा गलत तरीके से लूटकर दुनिया के दूसरे देशों में ले जाकर काले धन के रूप में जमा किया गया है। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, इस आवाज को इस हिंदुस्तान की संसद में सबसे पहले यदि किसी ने बुलंद किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने बुलंद किया था, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था। सरकार ने आश्वासन दिया था कि दुनिया के देशों में जो काला धन जमा है उसे हम हिंदुस्तान में लाएंगे, यहां की गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का निदान करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए के सरकार द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं की गई है। लेकिन हमारी सरकार आते ही आपको यकीन दिलाता हूं, आपके गाढ़ी कमाई का पैसा जो दुनिया के दूसरे देशों के बैंकों में जमा है उसे हम हिंदुस्तान की बैंकों में लाएंगे और यहां की गरीबी और बेरोजगारी को हम दूर करेंगे, चाहे हमें कितना भी बड़ा कठोर कानून क्यों न बनाना पड़े। अभी आपने हाल में ही समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने यह कहा है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र, एक बहुत ही स्ट्रांग मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार को रोकने की 9.5 वर्ष तक आपको चिंता क्यों नहीं हुई? क्या कारण है कि जब जब कांग्रेस आती है तब तब हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार बढ़ने लगता है? बहनों भाइयों, कांग्रेस के रहते हुए भ्रष्टाचार इसे हिंदुस्तान से समाप्त नहीं हो सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप यदि यह कल्पना करें कि घर की बिल्ली आपके घर के दूध की हिफाजत करेगी, तो क्या यह कभी संभव है? बिल्ली कभी दूध की हिफाजत कर सकती है? जैसे बिल्ली दूध की कभी हिफाजत नहीं कर सकती है, दूध सामने आएगा तो वह पिएगी ही उसे, वैसे ही जब तक कांग्रेस इस हिंदुस्तान में रहेगी यह हिंदुस्तान कभी भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। इस हकीकत को भी हम सबको आज समझने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहने आया हूं बहनों भाइयों कि आपने लंबे समय तक कांग्रेस की हुकूमत इस हिंदुस्तान में दी है। आपके ऊपर क्या क्या कलेजे पर जख्म किया है इन लोगों ने, वह भी विस्तार में जाकर मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं जहां पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग यहां दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर उनसे कहीं अधिक संख्या में नौजवान भी हमको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नौजवानों की सबसे बड़ी समस्या है पढ़ाई लिखाई करने के बाद, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा हासिल करने के बाद उनके मजबूत हाथों के लिए जो रोजगार मुहैया होना चाहिए वह रोजगार नहीं मुहैया हो पा रहा है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोगों की सरकार जिस दिन एनडीए की बनेगी, मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, हम सभी नौजवानों को सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकते, लेकिन ऐसी मुकम्मल व्यवस्था करेंगे कि हमारा कोई नौजवान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, अपना रोजगार यदि करना चाहता है तो उसे कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ब्याज दर पर उसे बैंकों से कर्ज मुहैया कराया जा सके, 2-3% ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराया जा सके, ताकि हमारा देश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पंजाब के बगल में ही पाकिस्तान है, किस तरीके से वहां से ड्रग की स्मगलिंग होती है, इससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। बादल साहब ने अपनी तरफ से जितना हो सकता है भरपूर कोशिश की है उसे रोकने की, लेकिन भारत सरकार का जो सहयोग प्राप्त होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा जो चौकसी बरती जानी चाहिए, वह न सहयोग प्राप्त हुआ है, न भारत सरकार के द्वारा वह चौकसी बरती जा रही है। पाकिस्तान की आईएसआई चाहती है कि हमारे पंजाब और हिंदुस्तान के नौजवान इतना ज्यादा ड्रग का सेवन करें, इतना ज्यादा ड्रग का सेवन करें ताकि उनकी काम करने की क्षमता समाप्त हो जाए, और यदि वह सेना का जवान बनकर हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सीमा पर यदि खड़े हों तो सचमुच
दुश्मन के वार को झेलने की उनके शरीर के अंदर वह कुवत न रह जाए। इसको भी हम सभी अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए मैं नौजवानों से भी अपनी तरफ से अपील करना चाहता हूं कि मेरे नौजवान बहनों भाइयों, आप लोगों की तरफ से यह अभियान चलाया जाना चाहिए, आंदोलन चलाया जाना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी नौजवान ड्रग का किसी भी सूरत में सेवन न करे। बहनों भाइयों, हम लोगों ने तो अपने प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले नहीं किया है, एनडीए ने बादल साहब का सबसे पहले आशीर्वाद प्राप्त जिसके लिए हुआ था, नरेंद्र भाई को हम लोगों ने घोषित किया था। हमसे यदि कोई पूछता है, एनडीए के नेताओं से यदि कोई पूछता है, तो हम तो कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नरेंद्र भाई उम्मीदवार यह लाजवाब कैंडिडेट है। लेकिन कांग्रेस के लोगों से यदि कोई पूछता है तो वह अपना प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करने का साहस नहीं जुटा पाए तो उनका क्या कहना होता है? चुप। इसका कोई जवाब उनके पास नहीं होता है। तो मैं यही कहता हूं कि जब एनडीए के लोगों से पूछा जाता है तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट लाजवाब है। जब कांग्रेस के लोगों से पूछा जाता है तो उनका ना जवाब हो जाते हैं पूरी तरह से। यह हालत कांग्रेस ने पैदा कर रखी है। नरेंद्र भाई के सामने खड़े होने का कांग्रेस साहस नहीं जुटा पाती। अरे लड़ना है तो आमने सामने लड़ना चाहिए, खुलकर लड़ना चाहिए। पीठ पीछे रहकर कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है कांग्रेस के दोस्तों। तो बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के रिश्ते का सवाल है, हम लोगों का रिश्ता बहुत ही पुराना रिश्ता हो चुका है। यह हमारा अटूट रिश्ता है, बड़े मन वाला यह रिश्ता है, यह रहेगा। और पंजाब की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, यही जो हम लोगों का रिश्ता है, यही हम लोगों की एनडीए इस बार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। और इतना पुराना रिश्ता है कि पंजाबी में, अब मैं पंजाबी नहीं बोल सकता हूं, गुरमुखी नहीं बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने यहां पर लिख कर लाने की कोशिश की है। कैसा रिश्ता है? बाह जिंदा दी पकड़ियो, फिर दीजिए बाह न छोड़िए। ऐसा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल। इसलिए बहनों भाइयों, इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए अंतिम अपील आप सबसे यही करना चाहता हूं कि पंजाब में इस बार ऐसा समर्थन आपका हासिल होना चाहिए, ऐसा समर्थन हासिल होना चाहिए कि लोकसभा की जो 14 यहां पर सीटें हैं, इन 14 के 14 सीटों पर अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराइए। आपको एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार मुहैया कराएगी। आपको यही विश्वास दिलाते हुए और आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।